तो आज हम लोग केमिस्ट्री आज से आपका स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो सीपीपी फर्स्ट मेरे पास है और पूरे जो सीपीपी है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, तो उसमें केमिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं आपको किस तरीके से पूछे जाते हैं वो उस सीपीपी में हमने दिया है। तो हम लोग तो क्या करेंगे बेटा, जैसे कि टॉपिक है अब मेजरमेंट ऑफ मैटर, इस टॉपिक के ऊपर आपके प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उस टॉपिक में ऐसे कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अब सीपीपी में तो 4-5 ही क्वेश्चन है, जैसे कि 2, 4, 6, 7 क्वेश्चन है। तो हम लोग एक दिन पूरे क्वेश्चन की मैं असाइनमेंट बनाऊंगा और पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग आज से क्या करेंगे, जैसे कि हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मैटर, तो उस टॉपिक को हम लोग पूरा शॉर्ट में उसको क्या करेंगे बेटा, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, जिसकी वजह से आपको रिवाइज भी हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लेंगे। जैसे कि देखो आज का जो टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ मैटर, कौन सा है, मेजरमेंट ऑफ मैटर। आवाज तो ठीक से आ रही है? मेजरमेंट ऑफ मैटर, तो मेजरमेंट ऑफ मैटर या उसको ही कंबाइन करके एटम्स एंड मॉलिक्यूल, इस टॉपिक को ही हम लोग कंबाइन करके लेंगे इसमें। और आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब देखो बेटा टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हमें मैटर क्या होता है ये पता होना चाहिए। सबको पता है कि मैटर क्या है, मैं आपको तो ऐसे लिख के तो नहीं दूंगा, हमारे पास उतना तो टाइम नहीं है, तो मैं ऐसे ओरली ही बताऊंगा। तो मैटर जो है वो क्या है बेटा, एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास आर कॉल्ड मैटर। सबको पता है। अब हमारे सराउंडिंग में जो भी दिखता है वो पूरे के पूरे क्या है, मैटर है। मैटर में कंडीशन क्या है, एक तो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए और दूसरी चीज उसको मास होना चाहिए। ये दो चीजें चाहिए तो मैटर हो सकता है। तो उसके बाद हम लोग जब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैटर को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, है ना। आपको पता है इसलिए मैं यहाँ पे लिख के तो नहीं दूंगा। एक तो मैटर को हम लोग फिजिकली क्लासिफाइड करते हैं और मैटर को हम लोग केमिकली क्लासिफाइड करते हैं। एक तो फिजिकली क्लासिफाइड, दूसरा केमिकली क्लासिफाइड। जब हम लोग मैटर को फिजिकली क्लासिफाइड करेंगे तो मैटर एग्जिस्ट ऑल 3 फिजिकल स्टेट। अब जितने भी मैटर जो होते हैं ना बेटा, 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब वो 3 फिजिकल स्टेट कौन से है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यही 3 स्टेट में ही मैटर एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये चीज है। अब मैटर एग्जिस्ट, तो जैसे कि देखो ना बेटा कि आपको ना ये सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब प्रॉपर्टीज तो आपको आप लोग देख पाओगे कि प्रॉपर्टीज क्या है, सॉलिड सा मास, शेप, वॉल्यूम, उसको डेफिनाइट होता है ना। तो उस तरीके से सॉलिड, लिक्विड और गैस की आप लोगों को प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। अगर क्वेश्चन अगर प्रॉपर्टीज के ऊपर पूछा जाएगा तो आसान रहेगा, आप लोग तो ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे, है ना। क्लास 9th में, क्लास 8th में, क्लास 7 से हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में तो डिस्कस करते थे और वो प्रॉपर्टीज आपको आती है। तो मैं उसके बारे में ज्यादा तो नहीं बताऊंगा। अब मैं क्या बताऊंगा, जितने भी मैटर, ऑल मैटर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं देखो बेटा, कि जैसे कि मैंने मैटर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो उसमें ऑल मैटर जो है is made up of tiny particles और उसी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। उसी टाइनी पार्टिकल को क्या कहते हैं बेटा, एटम कहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जितने भी मैटर होते हैं एक टाइनी पार्टिकल से बनते हैं। टाइनी का मतलब स्मॉल पार्टिकल, और उसी स्मॉल पार्टिकल को हम लोग एटम कहते हैं। अब देखो बेटा कि ये एटम क्या है।
छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल में मैंने यहाँ पे Na लिखा, तो ये Na क्या है, कैसे रीड करेंगे उसको? 1 एटम्स ऑफ सोडियम है ये। क्या है बेटा? 1 एटम ऑफ सोडियम, यानी कि सोडियम का एक एटम है ये। अब सोडियम के जो एक एटम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 11 है। और मास नंबर कितना है अनूप सोडियम का? आपको परमिशन नहीं है क्या बात करने की? हेलो अनूप, आरती, आप बात नहीं करते क्लास में? बात मतलब आंसर नहीं देते क्या? आवाज देते हैं सर। आवाज तो आ रही है ना अच्छे से आपको? हेलो यस सर। सुनो, तो ये एक सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर है 23। तो मैंने क्या कहा कि जितने भी मैटर होते हैं वो टाइनी पार्टिकल से बनते हैं और उसी को हम लोग एटम कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने Na लिखा, तो ये क्या हुआ? एक एटम्स है किसका? सोडियम का। तो हम लोग यहाँ पे सोडियम की एटम्स की एक्यूरेट डेफिनेशन देखेंगे, जो कि आपको पूछी भी जाएगी कि आज तक तो हमें क्या पता है बेटा एटम्स की। अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई एटम क्या है, तो आप लोग बताओ, यानी कि बताओगे कि सर एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। लेकिन एक्यूरेट डेफिनेशन ये होगी इसकी कि एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या है बेटा? एटम्स जो है इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम, इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of matter which can participate in chemical reaction and they do not loses its own identity। तो ये है एटम्स की डेफिनेशन, एक्यूरेट डेफिनेशन। तो एटम्स क्या है बेटा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? मैटर का, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। और पार्टिसिपेट करने के बाद जब नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा तभी भी उसकी जो आइडेंटिटी है वो कभी भी चेंज नहीं करता। जैसे कि देखो यहाँ पे H2 है गैस प्लस हाफ O2 है ऑक्सीजन, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? H2O फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन केमिकली कंबाइंड विद 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, देन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आइडेंटिटी चेंज हुई क्या? अब यहाँ पे एटम्स का, हाइड्रोजन का एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम है, ये दोनों केमिकली कंबाइन हुए एक दूसरे के साथ, और केमिकली कंबाइन होने के बाद बना ये प्रोडक्ट। यहां से यहां आने के बाद हाइड्रोजन की जो आइडेंटिटी है चेंज हुई क्या बेटा? नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है कि एटम्स एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और पार्टिसिपेट करने के बाद भी उसकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं करता। तो ये चीज है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ओके बेटा, चलो तो आपको ये हुआ होगा आपका। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको मॉलिक्यूल और कंपाउंड क्या है वो बताऊंगा, और आगे चलेंगे धीरे धीरे हम लोग। चलो, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट्स क्या है। ऑफ एन एलिमेंट्स, तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट्स का मतलब क्या है बेटा? कि मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट्स is
made up of same kinds of atoms, same kind of atoms chemically combine with each other. इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है बेटा? तो मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल में O2 मॉलिक्यूल है ना? एटम है क्या बेटा? नहीं, मॉलिक्यूल है। O3 ओजोन, ये भी मॉलिक्यूल है। P4 फास्फोरस का मॉलिक्यूल, S8 सल्फर का मॉलिक्यूल है ना? H2 है मॉलिक्यूल है, Cl2 है मॉलिक्यूल है। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको कि सेम काइंड्स के जो एटम्स है एक दूसरे के साथ कंबाइन है, यानी कि सेम काइंड्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड विथ ईच अदर। तो ये क्या फॉर्म हुआ है? मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ है। तो इसके बाद हम लोग कंपाउंड देखेंगे। अब कंपाउंड क्या है? कंपाउंड का मतलब क्या है बेटा? टू और मोर, ये भी पूछा जाएगा, टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइन with each other in a fixed proportion by mass। ये कंपाउंड की डेफिनेशन है। जैसे कि अभी हमने ये देखा था, देखो H2 गैस है प्लस हाफ O2। हाफ क्यों लिखा है बेटा मैंने? क्योंकि यहाँ के दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। अब इसका जो रेशियो है वो कैसा है? एक फिक्स्ड रेशियो है। एक स्मॉल होल नंबर रेशियो में दो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन है। किस तरीके से? देखो, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। अब हम लोग किसका रेशियो निकालना है बेटा? हमें उसके मास का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो? मास का रेशियो। अब हाइड्रोजन के दो एटम्स है, एक एटम्स का मास है 1, तो दो एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 1 + 1 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एक एटम है, उसका एटॉमिक मास कितना है? 16 है। चलो रेशियो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। तो एक स्मॉल होल नंबर रेशियो आया है इस तरीके से, है ना? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से एक सिंपल होल नंबर रेशियो में एक कंबाइन होता है, जिसके वजह से एक कंपाउंड फॉर्म होता है। ओके, अब इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओरली ये बताऊंगा कि एटॉमिसिटी क्या होती है। क्या बेटा? एटॉमिसिटी। आप में से कोई बताएगा मुझे एटॉमिसिटी क्या होती है? कौन बताएगा आप में से? तुम्ही आहात का? कुठे गेलात रे? आहात ना? व्हिडिओ चालू आहे ना तुमचा? हॅलो, अरे चालू आहे का नाही? यस सर। एवढे कुठे शांत मग्न झाले? अवघड आहे बाबा। चलो, तो एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है, एटॉमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उसके ऊपर एटॉमिसिटी डिपेंड है। अब मॉलिक्यूल जो है वो मोनोएटॉमिक हो सकता है, डायटॉमिक हो सकता है, ट्राइएटॉमिक हो सकता है ना, और पॉलीएटॉमिक हो सकता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि एटॉमिसिटी कितनी है इसकी, तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिसिटी का मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल।
दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अब मोनो एटॉमिक में नोबेल गैसेस आते हैं। देखो अब नोबेल गैसेस की एटॉमिसिटी 1 होती है, मोनो का मतलब 1 होती है। अब क्यों 1 होती है बेटा? क्योंकि नोबेल गैसेस जो होते हैं वो स्टेबल है, आपको पता है, क्योंकि उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से ये अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन नहीं होते। अब कंबाइन नहीं होते तो कंपाउंड भी फॉर्म नहीं करते, जिसकी वजह से उसका एटॉमिसिटी क्या है? 1। अब डायटोमिक में क्या आएगा? H2 आएगा, Cl2 आएगा, Br2 आएगा, है ना? इसकी डायटोमिक, डायटोमिक का मतलब क्या है? ओनली 2 एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 2 ही एटम्स प्रेजेंट है तो उसको हम लोग डायटोमिक कहते हैं, है ना बेटा? ये तो समझ में आया होगा। अब ट्राई में क्या आएगा? ट्राई का मतलब 3, यानी कि ओनली 3 एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, तो ट्राई एटॉमिक हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स प्रेजेंट, तो ये ट्राई एटॉमिक का मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। कौन सा है? O3। O3 ओजोन इज द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और पॉली एटॉमिक में क्या आएगा बेटा? P4 और S8, फास्फोरस और सल्फर, ये पॉली एटॉमिक में आता है। तो यहां तक तो मैंने बेसिक चीजें बताई है आपको, जिसमें से एक छोटा मोटा क्वेश्चन तो बनता है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। चलो, तो ये तो हुआ होगा आपका। हेडिंग डालो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एटॉमिक मास, अब देखो बेटा कि आज तक तो हम लोग एटॉमिक मास यहाँ पे मैंने लिखा है, तो कुछ आपको ये थोड़ा सा हंसी आ रही होगी कि सर तो बोल रहे ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है? फिर एटॉमिक मास तो आपको पता है। जैसे कि मान लो एक सोडियम एटम है, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर है 23, वही तो एटॉमिक मास। अब हम लोग एटॉमिक मास, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है ना, उसको किस तरीके से निकाला गया है वो हम लोग देखेंगे। अब जैसे कि एक एटम है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास 12 क्यों है? या नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 15 क्यों है ना बेटा? अब थोड़ा सा एक चीज आपको बताता हूं। हम लोग जब कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे कि मुझे 1 किलो एप्पल खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा? वहां जाके 1 किलो एप्पल लूंगा वहां से। आप मुझे बताओ बेटा, उस एप्पल का 1 केजी एक्यूरेट मास है क्या? 1 केजी एक्यूरेट मास है क्या उस एप्पल का? नहीं है। तो वो क्या है? रिलेटिव मास है। क्या है वो? रिलेटिव मास है। फिर से एक बार बताता हूं। जैसे कि मैं कुछ खरीदने चला गया, या मेरा ही देखो, अगर मेरा मास वेट मैंने मेजर किया है, तो मैंने एक तरफ बैठा मैं खुद और एक तरफ तराजू में स्टोन रखा, तो मेरा एक्यूरेट मास होगा क्या? नहीं होगा ना, वो अप्रोक्सीमेट हो, या सॉरी रिलेटिव होगा, यानी कि उसको रिलेट्स करके हमारा मास हमने निकाला है। उसी तरीके से अब देखो कि हम लोग एप्पल का या अदर किसी का भी मास मेजर करने के लिए 1 केजी 2 केजी ऐसा स्टोन का यूज करते हैं। इसका मतलब उसको रिलेट्स करके हम लोग मास निकालते हैं। उसी तरीके से वहां पे क्या हुआ बेटा, जो 1 केजी का जो स्टोन है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट हुआ है, जिसका यूज करके हम लोग हर किसी का मास मेजर करते हैं। उसी तरीके से हर एक एलिमेंट्स का मास मेजर करने के लिए पीरियोडिक टेबल में कार्बन 12 नाम का जो आइसोटोप है, उसको एक स्टैंडर्ड एटम, है ना, स्टैंडर्ड एटम के तौर पे लिया गया था, और उसको कंपेयर करके बाकी के एलिमेंट्स का मास मेजर किया गया है। आया समझ में? किसका? कार्बन 12, जो है कि एक स्टैंडर्ड एटम के तौर पे उसको लिया गया है,
और उसको ऑल एलिमेंट्स के जो मास है उसके साथ कंपेयर करके मास निकाला गया है। ओके, ये चीज तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए स्टैंडर्ड एटम जो है वो कौन सा दिया गया था बेटा? कार्बन 12। अब ये कार्बन 12 क्या है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कार्बन 12 क्या है। अब कार्बन का जो एटम्स होता है ना बेटा, उसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 और एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 14 भी होता है। इसका मतलब कार्बन जो है नेचर में आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये दो आइसोटोप है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप, है ना? आपको तो पता है। लेकिन उसमें से C12 वाला जो आइसोटोप है उसका यूज किया गया है, तो इसलिए कार्बन 12 मैंने बोला है। आया समझ में? ओके, अब देखो किसको कैसे लिखते हैं, देखो बेटा कैसे कंपेयर किया है उन्होंने, कैसे लिखा है 1/12 into mass of 1 carbon 12 atom, 1 carbon 12, यानी कि किसी का भी मास अगर मेजर करना है, निकालना है, तो उन्होंने क्या किया 1 into मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम से उसको कंपेयर किया है। क्या किया है? कंपेयर किया है। जैसे कि मुझे 1 किलो एप्पल खरीदना है ना, तो मैं क्या करूंगा उस स्टोन से कंपेयर करके 1 किलो एप्पल खरीदूंगा, है ना? और उसी तरीके से हमें दूसरी चीज का मास मेजर करना है तो उसी से ही कंपेयर करूंगा और उसका वेट मेजर करूंगा। उसी तरीके से कार्बन 12 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम्स का यूज करके हर एक एलिमेंट्स का मास उन्होंने मेजर करना स्टार्ट किया है। जैसे कि देखो हमें क्या करना है, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम्स मेजर करना है। फर्स्ट मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, तो उन्होंने जब मास नाइट्रोजन का निकालना चाहा तो उन्होंने क्या किया बेटा 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम्स के साथ कंपेयर किया, है ना? इसका मास निकालना है तो कितना आया बेटा 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, इसके साथ कंपेयर किया। उसी तरीके से सेकंड आप देखो, आपको ना थोड़ा सा ये ऊपर से जा रहा होगा मुझे पता है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे देखो, आगे चल के जो कॉन्सेप्ट आएगा तो समझ में आएगा, है ना? अब ये फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा देखो तो समझ में आ जाएगा, 100% आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करो, ओके? उसी तरीके से मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम्स उन्होंने निकालना चाहा, तो उसका मास आया 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इसका मतलब क्या हो रहा है, किसी भी एटम्स का अगर मास निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ रहा है बेटा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम्स के साथ कंपेयर करना पड़ रहा है। सी में देखो ना, मास ऑफ 1 सोडियम एटम्स का मास मेजर करना है, तो इसका कितना आएगा 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 आएगा। अब देखो बेटा कि बार बार मुझे क्या करना पड़ रहा है कि किसी भी एटम्स का मास मेजर करना है तो मुझे 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम्स मुझे लिखना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम्स मुझे लिखना पड़ रहा है। अब देखो कि हम लोग तो लेजी इंसान है सब लोग, इतना ज्यादा कौन लिखेगा, तो उस वक्त भी उन्होंने सोचा कि भाई इतना ज्यादा कौन लिखेगा, तो कहीं हम लोग 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम्स को ये यूनिट में कन्वर्ट कर दें, है ना?
अगर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया तो आसानी होगी, तो उन्होंने क्या किया 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम्स को एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, और वो यूनिट है AMU। और AMU का मतलब क्या है बेटा? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास यूनिट। तो उन्होंने क्या किया 1/12 को किसमें कन्वर्ट कर दिया है? एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है, और वो यूनिट क्या है? AMU। AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो हमें ये बार बार लिखना पड़ रहा था ना, जिसकी वजह से हमने क्या कर दिया? AMU में कन्वर्ट कर दिया है, एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है। इसका मतलब 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कितना आपको समझ में आया होगा? चलो, तो आप देखो, मैं इरेज करता हूं, आपको लिखना है कि मुझे क्या करना है, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम्स लिखना है शॉर्ट में। तो मैं 1/12 के साथ कंपेयर करूंगा क्या? आप नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा 14 AMU। यहां पे क्या लिखूंगा 16 AMU। यहां पे क्या लिखूंगा 32 AMU। आया समझ में यहां तक? अरे आया कि नहीं? हाँ या ना बोलो। यस सर। हाँ, आना चाहिए बेटा समझ में। चलो, तो मैं इसको इरेज करूंगा। चलो, तो यहां तक एक बात हमें समझ में आई कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इतना तो हमको समझ में आया। है ना? चलो, तो उसके बाद हेडिंग डालो एटॉमिक या रिलेटिव एटॉमिक मास, उसकी डेफिनेशन, और आगे भी जो इंपॉर्टेंट एटॉमिक और रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या उसको ही क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव आया देखो वर्ड, तो उसकी डेफिनेशन देखेंगे। एटॉमिक मास is the number which tells that how many times of an atoms how many times of an atoms of an elements is heavier than 1/12 into mass of 1 कार्बन 12 एटम। ये एटॉमिक मास की एक्यूरेट डेफिनेशन है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एटॉमिक मास, उसको ही हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। तो एटॉमिक मास का मतलब क्या है? एटॉमिक मास इज द नंबर, एक नंबर होता है जो क्या बताता है बेटा? विच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ एन element is heavier than 1/12 into mass of 1 carbon 12 atom। जैसे कि एक एग्जांपल्स लेके देखो कि मुझे मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम्स निकला है, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम। तो मैंने क्या लिखा था बेटा? 14 इंटू मास, 14 इंटू क्या लिखा था बेटा? 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम लिखा था, 1 कार्बन 12 एटम। तो इसका मीनिंग क्या है? देखो आप, इसका मीनिंग क्या है? अब इसका मीनिंग यह है कि नाइट्रोजन का जो मास है इससे 14 गुना ज्यादा है, 14 गुना ज्यादा है। किससे? इस वैल्यू से 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम से।
वही तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन है ना। एटॉमिक मास एक नंबर है, जैसे कि 14 एक एटॉमिक मास नंबर है नाइट्रोजन का। ये क्या बताता है बेटा, हाउ मेनी टाइम of an atoms of an elements is heavier than 1/12 into mass of one carbon 12 atom। तो 14 टाइम्स हेवियर देन, नाइट्रोजन का मास कितना है बेटा, 14 टाइम्स हेवियर देन 1/12 into मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम्स। उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन का देखें तो 16 टाइम्स हेवियर देन 1/12 into मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम्स। उसी तरीके से सोडियम का देखें तो 23 टाइम्स हेवियर देन 1/12 into मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। तो इतना तो आपको ये समझ में आया होगा। तो चलो लिखो बेटा इतना। अरे क्या बाकी के लोग तो चले, क्या चल रहा है उनका, ऊपर से जा रहा है, जाने दो इतना ही। चलो हाँ, हुआ क्या बेटा ये, अब आपको जो पूछा गया है ना पिछले साल, वो आपको बताने वाला हूं। आप तो देखो यहाँ पे क्या, आप देखो बेटा, हमें क्या करना पड़ रहा था कि जो 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। अब एटम्स तो कैसा होता है बेटा, वेरी स्मॉल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। और उस वक्त ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मास मेजर करने के लिए कौन सा भी डिवाइस नहीं था, इसलिए हमें 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम्स के साथ कंपेयर करना पड़ रहा था। लेकिन कुछ सालों बाद छोटे पार्टिकल को मेजर करने के लिए एक डिवाइस सामने आया जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर, जिसका यूज करके उन्होंने क्या किया, जो स्मॉल पार्टिकल है कार्बन 12 का, उसका मास मेजर किया है ना। तो उसका मास जो है वो आपके एग्जाम में पिछले साल पूछा गया था। तो कौन सा है, कैसे निकाला है, चलो देखेंगे हम लोग। तो क्या था, एक डिवाइस सामने आया जिसका नाम क्या था बेटा, मास स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है बेटा, स्मॉल पार्टिकल का मास मेजर करने के लिए, है ना। डिवाइस क्या, मास स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब क्या है, मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज करके उन्होंने स्मॉल पार्टिकल का मास मेजर किया है। तो उन्होंने क्या किया, मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम्स को मेजर करना शुरू कर दिया। किसमें, मास स्पेक्ट्रोमीटर में। तो उसका मास आया था 1.99 इंटू 10⁻⁻23। ये किसका मास है बेटा, मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम्स का। मास स्पेक्ट्रोमीटर में का यूज करके उन्होंने उसका मास मेजर किया है। अब वो कैसे आया था बेटा, ग्राम में, है ना, ग्राम में। अब देखो, अभी हमने बताया था कि मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम्स, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसका मास हमने मेजर किया तो कितना आया है, 1.99 इंटू 10⁻⁻23। तो ये आपको पूछा जाता है, देखो कि मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, तो इतना ये याद रखना पड़ेगा। अब देखो बेटा, सेकेंड बात क्या है कि हमने अभी देखा था, देखो कि मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम्स को हमने यूनिट में कन्वर्ट किया था। तो कौन सा, 1 AMU था। इसका मतलब इसकी जगह पे मैं AMU लिख सकता हूं क्या बेटा, लिख सकता हूं, क्योंकि ये इसके इक्वल है ना, लिख सकता हूं। तो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन 12 आ जाएगा। अभी 12 क्या है, मास नंबर है कार्बन का। क्या है बेटा, 12 मास नंबर है कार्बन का। अब जब इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो कितना आता है, देखो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 को डिवाइड करो 12 से, तो क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम।
आएगा क्या देखो कैलकुलेट करके 1.99। ये कैसे आया है बेटा? मैंने क्या कहा कि मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम्स का मास हमने मेजर किया मास स्पेक्ट्रोमीटर में, तो ये आया इतना। तो मैंने कहा कि मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम जो है 1 AMU के इक्वल होता है। तो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.99 इंटू 10⁻23 अपॉन 12। 12 क्या है? मास नंबर है कार्बन का। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब ये जो होता है ना बेटा, ये इसके इक्वल होता है किसके? 1/Na के इक्वल होता है। 1/Na ग्राम के इक्वल होता है। और Na क्या है? यहाँ का एवोगैड्रोस नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एवोगैड्रोस नंबर क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर Na क्या है बेटा? एवोगैड्रोस नंबर। उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है 6.022 इंटू 6 पॉइंट। एवोगैड्रोस नंबर क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। ये हमें इंपॉर्टेंट रहेगा आगे। चलो शॉर्ट में एक बार बताता हूं क्या लिखा है मैंने। उस वक्त स्मॉल पार्टिकल को मेजर करने के लिए कौन सा भी डिवाइस नहीं था। कुछ सालों बाद डिवाइस सामने आया जिसका यूज करके हमने क्या किया, कार्बन 12 एटम जो है उसका मास मेजर किया। उसका मास मेजर करने के बाद कितना आया? 1.66 कितना आया? 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम आया है। ये क्या है? स्मॉल पार्टिकल जो कार्बन है उसका मास है। उसके बाद मैंने क्या कहा कि ये जो है इसके इक्वल है। तो 1 AMU is equals to 1.99 into 10⁻23 upon 12। तो 12 से इसको डिवाइड किया तो क्या आया है बेटा? 1/1.66 into 10⁻24। अब 1 ये जो है वो किसके इक्वल है? 1/Na के इक्वल। यहाँ पे जो Na दिख रहा है वो क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। और एवोगैड्रोस नंबर की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कि 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल। ये एवोगैड्रोस नंबर की फिक्स्ड वैल्यू है। तो ये आपको याद करना है। ओके चलो, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी से ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है बेटा आपके एग्जाम में। इसी के ऊपर आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, उतना हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा आपको। मैं जब सीपीपी सॉल्व कराऊंगा ना, आप ही करोगे, मैं क्वेश्चन दूंगा, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करो और अच्छे से ये करो। चलो कितने घंटे, कितना घंटा रहता है बेटा ये आपका सेशन? 1 घंटा रहता है ना? हाँ। ओके चलो, अब हेडिंग डालो मोलार मास। मोलार मास, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। मोलर मास का मतलब क्या है बेटा? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। मोलर मास का मतलब क्या है? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। तो मुझे लिखना है फॉर एग्जांपल में मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ग्राम। तो कैसे लिखूंगा इसका? कितना आएगा? मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स के वो इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा बेटा? मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स के इक्वल होगा। और एक चीज याद रखो, कौन से भी सब्सटेंस का 1 मोल जो होता है वो एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होता है। या हम लोग यहाँ पे देखो कि मोलर मास का मतलब क्या है कि मास ऑफ 1 मोल
सब्सटेंस इन ग्राम, 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम बोल रहा है। अच्छे से देखो, आप तो क्लास 10th में हो, इतना तो समझ में आता है आपको, मैं क्या बता रहा हूं वो तो समझ में आता है। मोलर मास का मतलब क्या है कि मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम, ऐसे बोल रहा हूं। अब 1 मोल जो है, 1 मोल जो है वो किसके इक्वल होता है बेटा? 6.023 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता है ना? किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल इसके इक्वल होता है। जैसे कि 1 डजन इज इक्वल टू कितना होता है? 12। वैसे ही 1 मोल इज इक्वल टू इतना है। 1 डजन बोलने के बाद तो क्या आता है? 12 ही आता है ना। कुछ भी रहने दो, 1 डजन बोलने के बाद तो 12 आएगा, लेकिन कुछ भी रहने दो, 1 मोल बोलने के बाद तो कितना आएगा? 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ग्राम, ये किसके इक्वल होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स के इक्वल होता है, ऐसा हमने बोला है। तो हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं बेटा? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कैसे लिख सकते हैं? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम किसके इक्वल होता है बोल रहा है बेटा ये हम लोग? इनटू Na के इक्वल। Na का मतलब क्या है? 1 मोल सब्सटेंस, इसको ही हमने ये नहीं बोला था ना अभी, याद आ रहा है? Na की तो वैल्यू है ना ये, इसकी जगह पे मैंने Na लिखा है, Na। तो आगे क्या आएगा? अब मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 16 AMU आएगा, है ना? अब 16 AMU मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा बेटा? Na ग्राम, Na ग्राम ये। अब AMU की जगह पे हम लोग AMU किसके इक्वल होता है बेटा? अभी हमने देखा था, देखो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 इनटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, इसके इक्वल होता है ना? तो 1 AMU की जगह पे मैं लिखूंगा क्या? या ये भी हमने लिखा है कि 1 AMU की जगह पे 1 इनटू 1/Na के इक्वल होता है, ये भी लिखा है। तो AMU की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं फिर? 16 इंटू 1/Na, है ना? ये कैसे आया है बेटा? 1/Na का मतलब एवोगैड्रोस नंबर, AMU की जगह पे। मोलर मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम्स इन ग्राम किसके इक्वल? 1 मोल के इक्वल। इसके लिए इसकी जगह पे क्या लिखा है? ये मल्टीप्लाइड बाय Na ग्राम। अब क्या हो जाएगा? Na गेट कैंसिल हो जाएगा और मास कितना आएगा बेटा इसका? 16 ग्राम आएगा। तो इस तरीके से हम लोग मोलर मास मेजर करते हैं। कैसे निकाला है हमने? मोलर मास का मतलब क्या है? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम, 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम बोल रहा है। तो 1 मोल सब्सटेंस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है बेटा? 1/Na के इक्वल होता है। तो यही लिखा है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस 16 AMU, तो इसकी जगह 1/Na मल्टीप्लाइड बाय ये Na, इसके जगह पे लिखा है। तो Na कैंसिल, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 16, और ये ग्राम को ग्राम, तो ये 16 ग्राम आया है इस तरीके से, है ना? तो चलो, तो ये आपको समझ में आया, आप लोग लिख रहे हो ऐसा समझ के मैंने यहाँ पे इरेज किया है। अगर कुछ दिक्कत है तो आप लोग डायरेक्टली कॉल करके मुझे डाउट पूछ सकते हो। ओके, आप देखो ये ऑक्सीजन है 16 AMU और ये 16 ग्राम। कितनी की वैल्यू चालू है? अब AMU का मतलब मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। AMU का मतलब क्या है बेटा? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम्स। अब ग्राम का मतलब क्या है? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो आपको यहां से ये समझ में आया है कि मोलर मास कब निकालते, कैसे लिखते हैं, और मास लिखना है तो कौन सा यूनिट यूज करते हैं। अगर मास
अगर AMU है 16 AMU है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम है, और ये 16 ग्राम है तो क्या हुआ बेटा, ये मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम है। लेक्चर है क्या? हाँ जेपी सर 6 बजे। तो फिर अभी क्या बहुत बचा है। किसको पढ़ा है? उसके क्लास आए बच्चे बैठते हैं ना, वेट करते हैं। अरे